हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपका बीए बीकॉम और बीएससी की जो बुक है एनवायरनमेंट साइंस की, उसका टॉपिक नंबर 2। इसे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक का पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं, और जो पहले की वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था प्राकृतिक संसाधनों, परिभाषा, प्रकारों तथा कारकों के बारे में। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस टॉपिक से आपको पेपर में एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का ज़रूर आएगा। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो है आपका जल संरक्षण। तो भविष्य में जल की कमी की समस्या को सुलझाने के लिए जल संरक्षण ही जल बचाना है। धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल का संरक्षण और बचाव बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी पर बिना जल के जीवन संभव नहीं है। औद्योगिक कचरे की वजह से रोज़ाना पानी के बड़े स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। जल जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और स्थिरता का एक अनिवार्य हिस्सा है। जन जन में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाई जाए और उन्हें जल संचय के बारे में बताया जाए। नहाते समय शावर या बाथटब को इस्तेमाल करने के बजाय बाल्टी में पानी भरकर स्नान किए जाए। ये सभी वो तरीके हैं जिनसे हम जल संरक्षण कर सकते हैं। ब्रश करते समय या दाढ़ी बनाते समय या फिर हाथ धोते समय आवश्यकता ना पड़ने पर नल को बंद कर देना चाहिए। बरसात में पानी को एकत्र करने हेतु तालाबों व जलाशयों को एकत्रित करके सार्वजनिक स्थलों में लगी खराब टोटियों को मरम्मत करवाकर, कारखानों, नालियों और सीवर आदि का पानी साफ जल में ना मिलाकर, सरकार द्वारा सख्त कानून बनाकर रोजाना जीवन में कम से कम व ज़रूरत अनुसार उपयोग कर। अब हम बात करते हैं वन संरक्षण की। तो वन वह महत्वपूर्ण इकाई है जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई है। इतनी कीमती चीज़ पाने के बाद हमें धन्य महसूस करना चाहिए। वे लगातार हमें भोजन, लकड़ी, सांस लेने के लिए हवा और अन्य ज़रूरी चीज़ें प्रदान कर रहे हैं। वे तमाम तरह के जीवों के लिए एक घर की तरह है। वन के बिना हम अपने जीवन और अन्य क्रियाकलापों की कल्पना भी नहीं कर सकते। वास्तव में आज वनों के संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के कारण इनको नष्ट करने में तुले हैं। अब हम वनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ उपाय हैं। फॉर एग्जाम्पल, वनों को की हो रही अंधाधुंध कटाई को रोककर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, ईंधन के लिए लकड़ियों की कटाई पर रोक, लकड़ियों के अवैध व्यापार पर रोक, चिपको आंदोलन जैसे आंदोलनों की जानकारी देकर। चिपको आंदोलन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड भी वीडियो मेरे चैनल पर आएगी। वनों के संबंध में जागरूकता फैलाकर, वृक्षारोपण का प्रशिक्षण, वनों की कटाई पर रोक, वन महोत्सव के महत्व का प्रचार, वनों में लगने वाली आग को नियंत्रित करने की कुशल व्यवस्था करके। अब हम बात करते हैं भूमि संरक्षण की, कि हम भूमि का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। ये वाले टॉपिक से रिलेटेड आपको पेपर में जो है क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो भू संरक्षण का अर्थ है उन सभी उपायों को अपनाना तथा क्रियान्वित करना जो भूमि की उत्पादकता को बढ़ावा दे तथा बनाए रखे। भूमि संरक्षण अर्थात मिट्टी का कटाव रोककर मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखना। विश्व की बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ती मांग के कारण वन भूमि तथा कृषि योग्य भूमि का विनाश हुआ है, जिसके फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः भूमि संसाधन का संरक्षण किया जाना चाहिए। भूमि तथा इनके उत्पादों के निक्षेपण को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए उचित भू संरक्षण पद्धतियों का इंजीनियरी ढांचों का प्रयोग करना। मृदा पर वनस्पतियों द्वारा या घास के सघन अवतरण को बनाए रखना। जुताई गुड़ाई का विकसित ढंग, फसलोत्पादन को विकसित पद्धतियों का उपयोग, सीढ़ीदार खेतों का निर्माण, सिंचाई व जल निकास का उचित प्रबंध, कृषि योग्य भूमि का कम से कम उनको सिंचाई की सुविधा का विस्तार करना। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है मृदा की उत्पादिता को बढ़ाने के लिए जैव द्रव्य, खाद, उर्वरक, चूना आदि का उचित उपयोग करना चाहिए।
ऐसी उथली मोड़ नालियों का उपयोग जिनके द्वारा अत्यधिक वर्षों की अवधि में जल की अतिरिक्त मात्रा को बहाया जा सके। अब हम बात करेंगे खनिज संरक्षण के बारे में। खनिज संरक्षण खनिजों का मितव्ययितपूर्ण और सुनियोजित उपयोग अर्थात खनिज संरक्षण। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर करते हैं। खनिजों का उपयोग लाखों वर्षों से हो रहा है। उन खनिजों का बहुत महत्व है जो कार्य योग्य होते हैं। खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य हैं। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं हैं। वे किसी विशेष क्षेत्र या शैल समूहों में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, जैसे अटलांटिक महासागर तथा आर्कटिक महासागर संस्तरण इत्यादि। तो ये था खनिज संरक्षण। अब हम बात करेंगे ऊर्जा का संरक्षण के बारे में। ऊर्जा के संरक्षण का नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा संरक्षण से मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा ऊर्जा स्रोतों से निकलने वाला प्रदूषण मानव शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। हम ऊर्जा का संरक्षण करके अपने देश की बहुमूल्य मृदा की बचत करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करते हैं, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करता है, धन बचाना, वायु और जल प्रदूषण कम होता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना तथा वन्य जीवों की रक्षा। प्रीवियस ईयर में आपको एक टॉपिक आया था जो था ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बारे में और गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पारंपरिक स्रोतों के बारे में। ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं और वर्षा से उपयोग में आ रहे हैं। पारंपरिक स्रोतों का उपयोग हीटिंग, प्रकाश व्यवस्था, खाना पकाने, मशीनरी चलाने और बिजली के प्रावधान के लिए किया जाता है, जिसके उदाहरणों में जलाए लकड़ी, जीवाश्म ईंधन और अन्य शामिल हैं। इसके अलावा भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए जलाओ लकड़ी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ऐसे ऊर्जा स्रोतों का भंडार सीमित मात्रा में है और जनसंख्या में की वृद्धि दर के साथ जल्द ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप में घटित होते हैं और काफ़ी समय लेते हैं। इसलिए उन्हें मैन्युअल रूप से या वैज्ञानिक तरीकों को लागू करके नवीकृत नहीं किया जा सकता है। यह गैर नवीकरणीय या पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। दूसरे आते हैं आपके संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हैं। इनसे उत्पन्न बिजली को प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय ग्रिड में भेजा जाता है। इनका सबसे अधिक जो प्रयोग होता है वो कृषि तथा घरेलू ईंधन में होता है। इसमें खर्चा अधिक आता है। जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता चला आ रहा है, इन स्रोतों का भंडार सीमित है तथा ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण होता है। अब इनके कुछ फायदे और नुकसान भी है। फायदे ये हैं कि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। नुकसान समय लेने वाली संग्रह प्रक्रिया है। फायदे कुशल वो अच्छा विद्युत रूपांतरण है और कम अन्वेषण लागत है। और नुकसान इसके आ जाते हैं कि ये समय लेने वाला संग्रह प्रक्रिया है, वातावरण को प्रदूषित करता है, स्थानीय समुदाय को विस्थापित करता है, आरंभिक सेटअप महंगा हो सकता है और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट कर सकता है। अब हम बात करेंगे गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के बारे में। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पारंपरिक स्रोतों के सर्वोत्तम विकल्प होने के साथ साथ गैर प्रदूषणकारी भी है। 1973 में तल संकट ने गैर पारंपरिक स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित किया, जो हाल के दिनों में उच्च पर्यावरण प्रदूषण के कारण बढ़ गया है। गैर पारंपरिक स्रोत सूरज, हवा, गर्मी, झरने और अन्य से प्राप्त किए जा सकते हैं, जो गर्मी और बिजली उत्पादन का समर्थन करते हैं। वे गैर प्रदूषणकारी हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में मौजूद है।
ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में आपके हवा, सूरज की रोशनी, चक्रवात और आदि आते हैं, जो कि नवीकरणीय है। इसलिए इन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा एक उभरता हुआ क्षेत्र है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग पिछले कुछ वर्षों से ही शुरू हुआ है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नवीकरणीय होते हैं। इन स्रोतों के प्रयोग से पर्यावरण से प्रदूषण नहीं फैलता है। अब इसके भी कुछ स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा तथा जैव ईंधन। इन ऊर्जा के साधनों को उद्योग तथा घरेलू उपयोग में लाना महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इनका स्थानीय महत्व है। इनमें खर्च कम आता है। इन स्रोतों का भंडार सीमित नहीं है और ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण नहीं फैलता। जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में करने लगा है। अब इसके कुछ लाभ तथा इसके कुछ नुकसान भी हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लाभ है कि वे गैर प्रदूषणकारी हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं। दोहन की कम लागत है और कम पर्यावरणीय क्षति है। अब नुकसान में आ जाता है कि निम्न दक्षता स्तर है, व्यावसायिक दृष्टि से व्यवहार्य कार्य है, उनका अधिग्रहण केवल सीमित समय सीमा में ही किया जा सकता है, जैसे कि बरसात। ये थे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत और पारंपरिक स्रोत। अब हम डिस्कस करेंगे इनके मध्य अंतर के बारे में। ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गैर परंपरागत स्रोत और पारंपरिक स्रोत। तो पारंपरिक स्रोतों में आता है कि प्रकृति द्वारा आसानी से उपलब्ध है, और गैर पारंपरिक स्रोत इनकी खरीद के लिए यांत्रिक उपकरण की आवश्यकता होती है। पारंपरिक में इनका प्रयोग सदियों से होता आ रहा है तथा गैर में वैकल्पिक ईंधन के रूप में विकसित है। पारंपरिक में ये अत्यधिक प्रदूषणकारी है और गैर पारंपरिक में ये प्रदूषण नहीं करते हैं या गैर प्रदूषणकारी हैं। पारंपरिक ये व्यावसायिक रूप से अधिक व्यवहार्य हैं और उद्योगों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। गैर इनका उपयोग घरेलू स्तर पर प्रमुखता किया जाता है। पारंपरिक वे दुर्लभ संसाधन हैं, गैर वे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। पारंपरिक स्रोत अधिक महंगे हैं और गैर पारंपरिक स्रोत सस्ते होते हैं। पारंपरिक स्रोत गैर नवीकरणीय है और गैर पारंपरिक स्रोत नवीकरणीय होते हैं। नेक्स्ट आता है पारंपरिक स्रोत। ये स्रोत सीमित है और गैर ये स्रोत असीमित है। उनके उदाहरण है परंपरागत के कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, कच्चा तेल आदि। और गैर परंपरागत स्रोतों के उदाहरण आ जाते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। ये था आपका टॉपिक ईवीएस का टॉपिक नंबर 2, और ये टॉपिक आज इस वीडियो के साथ कवर होता है। नेक्स्ट आपके टॉपिक है आपका प्राकृतिक संसाधन, ये वाला है, और पारिस्थितिक तंत्र टॉपिक नंबर 3 है। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइड में आ जाता है, तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।